हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उस क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजल्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब कि जो उसमें ऊर्जा है, जो उसमें प्रभाव है, उसका परिणाम क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद अंत में हम लोग देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि उसमें प्रभाव के संबंध में जूल का नियम क्या है, उसको भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो अभी जो पिछला लेक्चर मैंने लिया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो ताप का प्रभाव है वो रजिस्टेंस के ऊपर कैसे पड़ता है, यानी रजिस्टेंस का उसमें प्रभाव क्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात की थी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम का नियम। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो जिन दोस्तों ने भी इन टॉपिक्स को अभी तक नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोज़ हैं, वहाँ से जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाकर के उन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर में क्या होती है, विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है कि करंट को एक फोर्स देता है, एक धक्का देता है, जिससे करंट आगे की तरफ बढ़ता है। और जब करंट आगे की तरफ बढ़ता है तो उस चालक में, जो कंडक्टर होता है, उसमें कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता है, जो धारा को रोकता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग पकड़ करके रखिएगा, और डिटेल्ड वाइज काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलिए कि आखिर जो विद्युत धारा का हीटिंग इफेक्ट है वो, ठीक है, कैसे पड़ता है हमारे कंडक्टर में, फिर कंडक्टर हीट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिए। ये आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर में आप लोग जानते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सोर्स लगाया जाता है। अगर इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जिस भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसमें उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। क्यों कंडक्टेंस, ठीक, क्यों उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें धारा के मार्ग में वो रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करेगा, धारा को फ्लो होने से रोकेगा। ये होती है आई, ये होता है वी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट। जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी यूनिट होती है एम्पियर। जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट पैदा करता है, उसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, यही होता है ना। इन सारी चीज़ों को आप लोग भली भांति जानते हैं। अब क्या होता है कि किसी भी चालक के अंदर यदि धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा के मार्ग में रेजिस्टेंस क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। और इसी रेजिस्टेंस ने जो रुकावट पैदा की है कंडक्टर के अंदर, तो उस रुकावट को खत्म करने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस रेजिस्टेंस के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। फिर से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा के प्रवाह के मार्ग में क्या करेगा, रेजिस्टेंस अवरोध उत्पन्न करेगा। और उसी अवरोध को खत्म करने के लिए, उसी अवरोध को समाप्त करने के लिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को इस रेजिस्टेंस के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जब इस रेजिस्टेंस के विरुद्ध यह पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कार्य करेगा तो कुछ ऊर्जा व्यय होगी। और जब ऊर्जा व्यय होती है तो वही ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। जब वो ऊर्जा, जो व्यय हुई ऊर्जा है, वो जब उष्मीय ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, उससे कंडक्टर क्या होता है, हीट हो जाता है। जब कंडक्टर हीट होता है तो जितना ज़्यादा, जिस कंडक्टर में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा इस पोटेंशियल डिफरेंस को इसके विरुद्ध में काम करना पड़ेगा। और जितना काम करेगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी, और उतनी ज़्यादा ऊर्जा व्यय होगी तो उतना ज़्यादा उष्मीय ऊर्जा बनेगी। और उष्मीय ऊर्जा जब बनेगी तो उतना ही ज़्यादा एक कंडक्टर क्या होगा, हीट होगा।
तो रेजिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करने पे जो ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, जो व्यय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है और इस कंडक्टर को हीट करती है, तो वही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब इस ऊष्मीय प्रभाव का क्या ठीक है परिणाम होता है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए अब हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं रिजल्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट, कि हीटिंग इफेक्ट का ठीक है परिणाम क्या होता है। तो मान लीजिए ठीक है, माना कि ये जो कंडक्टर है यानी कि चालक में बहने वाली धारा क्या है, आई एम्पियर है। बहने वाली धारा कितनी एम्पियर है, आई एम्पियर है। और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, V वोल्ट है, V वोल्ट है। तो वर्क कितना हुआ, तो व्यय ऊर्जा कितनी हुई, और व्यय ऊर्जा को ही बोला जाता है कार्य किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर, तो पोटेंशियल डिफरेंस का किया गया कार्य या व्यय हुई ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई, और V इंटू आई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आप लोग जानते हैं कि पावर कहलाता है ना, शक्ति कहलाता है। और ये हो जाएगा वाट में हो जाएगा ना। कहने का मतलब इसका ए है। और 1 वाट कितने के बराबर होता है, 1 वाट बराबर आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है तो उसको बोला जाता है पावर, या फिर उसको बोला जाता है 1 वाट। 1 वाट किसके बराबर होता है, जब किसी चालक में 1 वोल्ट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा हो तो उसको बोला जाता है 1 वाट। और ये ठीक है कितने टाइम में फ्लो होना चाहिए इसको, तो इसको फ्लो होने में लगता है t सेकेंड। आ रही बात समझ में। अब तीनों को अगर मैं मिला दूं तो यहां से लिख सकता हूं मैं कि W बराबर V इंटू आई इंटू टी जूल। आ रही बात समझ में, इतनी बात समझ में आ रही है। इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। अगर मैं इस I की जगह अगर मैं इस V की जगह मैं IR रख दूं इस समीकरण में, तो क्या होगा, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे समीकरण 1 में V का मान रखने पर क्या हो जाएगा, W बराबर I इंटू आर, ठीक है, इंटू आई टी, यही हो जाएगा ना। अगर इस V की जगह I इंटू आर में अगर पुट करूंगा समीकरण 1 में तो यही मिलेगा हमको। अब क्या हो जाएगा, W बराबर I का I में मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर आर टी, और ये क्या हो जाएगा जूल। W बराबर I स्क्वायर आर टी जूल हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि इस I स्क्वायर की जगह I स्क्वायर आर की जगह अगर मैं V लिखूं तो इस I स्क्वायर आर की जगह मैं V भी तो लिख सकता हूं। अगर मैं V की जगह आई आर लिख सकता हूं तो इस I स्क्वायर आर की जगह V भी तो लिख सकता हूं मैं। तो क्या लिख सकता हूं यहां से, W बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इस आई आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, V स्क्वायर बाई आर और टी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर
3, और यह भी एक आपकी ऊष्मीय ऊर्जा ही है, यह भी आपकी ऊष्मीय ऊर्जा ही है, और यह भी आपकी क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा ही है। और ऊष्मीय ऊर्जा को इतने फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं। और ऊष्मा का मात्रक आप लोग जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है, या तो होता है किलो कैलोरी, या इसको कहते हैं किलो कैलोरी, यही होता है ना, कैलोरी, किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी बराबर आप लोग जानते हैं 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, कैलोरी बराबर होता है 1000, ठीक है, कैलोरी। या फिर लिख सकते हैं एक कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 × 10 के पावर 3, ठीक है। 10 के पावर 3 क्या लिख सकते हैं, जूल। या लिख सकते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.1818 क्या, जूल प्रति वाट सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं ना। तो ये तो आपकी यूनिट्स होती है। और आपका 1 कैलोरी या किलो कैलोरी, ये क्या होता है कि 1 कैलोरी किसको बोला जाता है, ये सब ऊष्मा की इकाई हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये व्यवहारिक इकाई हैं। और मैंने यहाँ पे जूल लिखा हुआ है, तो जूल भी इसकी इकाई होती है, लेकिन ये व्यवहारिक इकाई नहीं है। व्यवहारिक इकाई इसकी क्या होती है, व्यवहारिक इकाई इसकी होती है कैलोरी या तो किलो कैलोरी होती है। आ रही बात समझ में। और एक कैलोरी, ठीक है, किसके बराबर होती है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा खपत होती है, जितनी ऊष्मा लगती है, उसकी मात्रा को बोला जाता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी। और यदि 1 केजी पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है, उसको बोला जाता है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर 1 ग्राम पानी को, ठीक है, सॉरी 1 पाउंड पानी को, 1 पाउंड पानी को अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा लगती है, उसको बोला जाता है, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या फिर उसको BTU भी बोला जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट किसके बराबर होती है, जब 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब गर्म किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और यहीं पे 1 पाउंड पानी को ही अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा लगती है, 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए तो जितनी ऊष्मा लगती है, उसको बोला जाता है CHU, यानी सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में जितनी ऊष्मा लगती है 1 कैलोरी, 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने की जितनी यूनिट, ठीक है, जितनी ऊष्मा लगती है 1 किलो कैलोरी। 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है, उसको, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोला जाता है। और 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है, उसको सेंटीग्रेड हीट यूनिट्स बोला जाता है। ये बात तो आप लोग समझ गए। और आप लोग जानते हैं कि जो ऊष्मा की यूनिट होती है वो होती है जूल, या फिर कैलोरी, या फिर किलो कैलोरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि, ठीक है, यहाँ से तो ये चीज़ें कंफर्म हो गई। और अगर मैं इन तीनों चीज़ों को अगर मिलाऊं एक साथ अगर मैं मिलाऊं, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, अगर इन तीनों चीज़ों को मैं मिलाऊं तो लिख सकता हूँ W बराबर VIT, या फिर क्या हो जाएगा I² RT, या क्या हो जाएगा
वी स्क्वायर बाई आर टी, ये तो हो जाएगा जूल। अगर मैं इसी को कैलोरी में चेंज करूं, अगर मैं इसको कैलोरी में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, W बराबर वी आई टी बाई वी आई टी बराबर 4.18 या फिर आई स्क्वायर आर बाई 4.18 या फिर वी स्क्वायर बाई आर टी, वी स्क्वायर यहाँ पे टी अपान 4.18 आर, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैलोरी में। आ रही बात समझ में, ये हो जाएगा आपका कैलोरी में। तो आपने देखा कि रिजल्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट का क्या परिणाम मिलता है, वो ये हो गया आपका। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है, जो 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, ओम है, 1 ओम है, और वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। तो जो किया गया कार्य होगा वो होगा W बराबर आई टी, और आप जानते हैं V इंटू आई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कहलाता है पावर, और पावर की यूनिट होती है वाट। और वाट क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है कि 1 वोल्ट 1 एम्पियर धारा अगर t सेकेंड तक प्रवाहित हो रही है तो उसको बोला जाता है 1 वाट, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं W बराबर V इंटू आई इंटू टी जूल। और इस जूल के नियम, और ये जो पूरा आपको फार्मूला मिला है, अगर आप इसको ओम्स के नियम पे डालेंगे, ओम्स लॉ पे डालेंगे, तो आपको यह एक फार्मूला मिलेगा, एक ये फार्मूला मिलेगा और एक यह फार्मूला मिलेगा। अगर मैं तीनों को समराइज करके एक जगह लिखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ इस टाइप का फार्मूला मिलेगा, और ये जूल में मिलेगा। और इसी को मैं अगर कैलोरी में चेंज करूं तो मुझे कुछ इस टाइप का फार्मूला मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ जूल का नियम ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट के संबंध में जूल का नियम क्या क्या कहता है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ जूल का नियम क्या कहता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे हो गया जूल। और जूल का नियम क्या कहता है, जूल, इसको लेकर के जूल के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है जूल का, यदि किसी चालक में, और इस H को बोला जाता है प्रबलता, क्या बोला जाता है, प्रबलता। ये होती है आपकी धारा, ये होती है आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और ये होता है आपका समय, ठीक है। अब जूल का जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि अगर किसी चालक में अगर रेजिस्टेंस और समय, क्या रेजिस्टेंस और समय नियत रहें, नियत कहने का मतलब कि कांस्टेंट रहें, तो जो धारा होगी, जो धारा आई होगी वो प्रबलता, जो धारा आई होगी वो प्रबलता के क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि समानुपाती होगी। कब समानुपाती होगी, जब रेजिस्टेंस और टाइम क्या रहें, नियत रहें। ये तो जूल का पहला नियम है। अब इसी के बारे में दूसरी बात उन्होंने क्या बोला है कि अगर धारा और समय को कांस्टेंट रखा जाए तो, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि रेजिस्टेंस और समय को, यानी प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए तो धारा, ठीक है, प्रबलता जो होती है वो तो समानुपाती होती ही होती है, लेकिन धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जो प्रबलता होती है वो धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रबलता बढ़ेगी वैसे वैसे धारा क्या होगी, वर्ग में बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर धारा और समय को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो प्रबलता जो होगी वो रेजिस्टेंस से क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल होगा R, कब होगा कि जब I और T को नियत रखा जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या हो सकती है
कि जब रेजिस्टेंस और धारा को नियत रखा जाएगा तो जो प्रबलता होगी वो T के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो H प्रोपोर्शनल टू T होगा कब, जब आपका धारा और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा, नियत होगा। इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा कि जूल का नियम क्या कहता है कि किसी भी चालक में यदि रेजिस्टेंस को और समय को नियत रखा जाए तो ठीक है, प्रबलता समानुपाती होगी किसके, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, और आपकी प्रबलता समानुपाती होगी रेजिस्टेंस के कब, जब धारा और समय नियत रखी जाए। आपकी प्रबलता समानुपाती होगी समय के कब समानुपाती होगी, जब आपका I और R नियत रखा जाएगा तब। इसमें अगर दो पार्ट को पकड़ें, अगर दो पार्ट को नियत कर देंगे तो एक पार्ट सीधे प्रबलता के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। यह कहलाता है जूल का नियम हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को डाल सकते हो। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं कि जो जूल का नियम है, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है, इसी पे हमारे सारे जो हीटिंग एलिमेंट हैं वो कार्य करते हैं। हीटिंग एलिमेंट कहने का मतलब कि आपका नाइक्रोम जो होता है, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, आपका टंगस्टन हो गया, ठीक है, ऐसे जो हीटिंग एलिमेंट हैं वो किस नियम को फॉलो करते हैं, तो वो जूल के नियम को फॉलो करते हैं। और कोई भी हीटिंग एलिमेंट समय के साथ साथ हीट होता रहता है। जैसे समय बढ़ेगी तो उसमें धारा का प्रवाह रुकेगा, किसके कारण रुकेगा, तो रेजिस्टेंस के कारण रुकेगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टिव मटेरियल होगा उसमें हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें उससे उतनी ही ज़्यादा धारा को मार्ग में रोकेगा, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा। और जितनी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, एक्सटर्नल का, ठीक है, कार्य उस पर करना पड़ेगा उसके धारा के विरुद्ध में। और जब धारा के विरुद्ध में आप काम करने जाएंगे तो ऊर्जा वाजिब सी बात है व्यय होगी, और जितनी ऊर्जा व्यय होगी वही उष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती जाएगी, कन्वर्ट होती जाएगी। और जितनी उष्मीय ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होती जाएगी वो मटेरियल उतना ही गर्म होता चला जाएगा, आपका चालक उतना ही ज़्यादा गर्म होता चला जाएगा और हमको हीटिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगी। और उस, ठीक है, उस मटेरियल को हम लोग जहाँ भी हमको हीट चाहिए होगी वहाँ पे हम लोग उसको यूज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आपको कैलोरी भी पता चली हुई होगी, किलो कैलोरी क्या होता है, आपका है ना, ब्रिटिश यूनिट क्या होती है, आपकी सेंटीग्रेड हीट यूनिट्स क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों का जो भी डाउट्स रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए वो टॉपिक भी आप लोग जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो उसका समांतर, है ना, समांतर जो भी एडिशन होगा वो भी सीखेंगे। आपका सीरीज एडिशन होगा वो भी सीखेंगे, फिर उसके बाद समांतर सीरीज एडिशन होगा उसको भी सीखेंगे। उसके ऊपर जो भी सवाल होंगे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए आप लोग लेक्चर के साथ, बने रहिए इस चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का इस क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।